वेलकम टू गेट एकेडमी। यहाँ पर हम बात करेंगे एक गेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेट 2005 में पूछा गया था टोटल 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि एक कंबाइंड डेटा टाइप क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है जिसको हमें सॉल्व करना है। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में बात किया था टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की, एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की, जो कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से फ्रेम किए जा सकते हैं गेट एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने बात किया था आप लोगों से, पहला टाइप का प्रॉब्लम जहां पर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है, और जो हमने बात किया था वो सेकंड टाइप का, वो डिज़ाइन से रिलेटेड था। यहाँ पर भी उसी फैशन में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ गेट 2005 का, जो कि बेस्ड है आपके डेरिवेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर। यदि आप देखेंगे हमारे कुछ पिछले वीडियोस जहां पर मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था एज पर द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, हमने अजम्पशंस डिस्कस किए थे, एंड बेस्ड ऑन दिस अजम्पशंस हमने डिराइव किया था द फॉर्मूला ऑफ टोटल कंप्रेसिव फोर्स विच इज ऑकरिंग इन द गिवन बीम सेक्शन, द फॉर्मूला ऑफ टोटल टेंसाइल फोर्स विच इज ऑकरिंग इन द गिवन बीम सेक्शन, एंड द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर द गिवन सेक्शन के लिए। तो उसी पर बेस्ड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो ये मैं क्वेश्चंस पहले रीड कर देता हूं। द क्वेश्चन इज assume straight line instead of parabola for stress strain curve of concrete as given below and partial factor of safety as 1. Stress strain curve is given. We should notice as per IS 456-2000 this strain curve is first parabolic and then it is straight. बट यहाँ पर कोई फिगर देखेंगे तो उन्होंने एक स्ट्रेन कर्व दे रखा है विच इज स्ट्रेट लाइन ट्रायंगुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002, देन इट इज स्ट्रेट अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035। कहा गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लेने को, इसलिए फिगर में यहाँ पर 0.67 FC के वैल्यू दिया गया है स्ट्रेस का। आगे लिखा है क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर under reinforced concrete section of 300 mm width and 500 mm effective depth is reinforced with 3 bars of grade Fe415 of 16 mm diameters. Concrete mix is M20. Then they have given 2 questions to solve. ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं गिवन डेटा के हिसाब से सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखते हैं हम, मेरे पास एक बीम्स क्रॉस सेक्शन दिया गया है जो कि सिंगली रेनफोर्स्ड है, और ये एक अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन है जिसका इफेक्टिव डेप्थ 500 mm और सेक्शन का विड्थ 300 mm दिया गया है। तो ये सेक्शन है मेरे पास। इस सेक्शन में इसका जो इफेक्टिव विड्थ है, जो विड्थ है वो 300 mm है, और इफेक्टिव डेप्थ जो है वो कितना दे रखा है 500 mm, और दिया गया है कि 3 बार्स ऑफ ग्रेड Fe415 ईच ऑफ 16 mm डायमीटर। 3 रेनफोर्समेंट बार हमें दिए गए हैं। ये 3 रेनफोर्समेंट बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। पूरा इसका हैचिंग फुल करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं रेनफोर्समेंट बार्स, ये होलो नहीं होते। सम पीपल ड्रॉ जस्ट सिंपल होलो सर्कल विच इज रॉन्ग, इट इज सॉलिड सर्कल, सो द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन शुड बी ड्रॉन हियर। तो इस तरीके से 3 क्या किए मैंने, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ड्रॉ किए हैं। Fe415 के हैं, हर एक का जो डायामीटर है वो कितना है 16 mm है, मतलब 3 बार, इसको एक्सप्रेशन मिल सकते हैं 3 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर। 5 जो बताता है वो डायमीटर है 16 mm, एंड यहाँ पर 3 बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं। ग्रेड क्या है, Fe415 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी ग्रेड जो है वो Fe415 है, और कंक्रीट मिक्स जो है मेरे पास वो M20 का है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी इफेक्टिव डेप्थ बताई है उन्होंने 500 mm, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500 mm इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम टॉप फाइबर टू द सेंटर ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट। चलिए, इतना तो मैंने लिख दिया है। अब उन्होंने क्या बोला है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो फर्स्ट लीनियर है अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002, देन इट इज कांस्टेंट इन स्ट्रेट अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035 इज गिवन इन द फिगर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लेने को कहा है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे क्या करना है, अब यदि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व चेंज हो चुका है, मतलब आपका क्या हो चुका है, स्ट्रेस ब्लॉक भी चेंज हो चुका है। पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्ट्रेन वेरिएशन फिगर। तो आप देखेंगे स्ट्रेन वेरिएशन फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन कितनी है, मैक्सिमम 0.0035 की है, और यहाँ कहीं पर मैं मान लेता हूँ कि वो 0.002 की है। ठीक है, ये पूरी डेप्थ क्या हो गई, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो चुका है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम डिनोट करते हैं XU से। इतनी डिस्टेंस हम मान लें कि ये सपोज X1 है, इतनी हम मान लें कि ये X2 है। ठीक है इस प्रॉपर्टी से यहाँ से मुझे क्या मिलता है, क्या मैं लिख सकता हूँ 0.0035 डिवाइड बाय XU इज इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाय X1। तो यहाँ से मुझे X1 का वैल्यू मिल जाता है 4/7 ऑफ XU, और चूंकि X1 प्लस X2 इक्वल टू XU है, इसलिए मुझे X2 का वैल्यू भी मिल जाता है, दैट वी हैव 3/7 ऑफ XU। तो चलिए X1 X2 हमें मिल चुके हैं। देखिए इस टाइप का मैंने डेरिवेशन ऑलरेडी आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करके बताया है ना, हमने डिराइव किया हुआ है। अच्छा आगे देखते हैं, उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रेस ब्लॉक जो है वो फर्स्ट कैसा है, लीनियर है, मीन्स रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका हो गया स्ट्रेन ऑफ, तो इसका स्ट्रेस ब्लॉक बनाऊं यदि मैं, तो देखिए ये जीरो स्ट्रेन मतलब ओरिजिन से लेके स्ट्रेन ऑफ 0.002 तक कैसा है, रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है। तो ये क्या है, ये ट्रायंगल है। उसके बाद अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035 तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट एंड कांस्टेंट लाइन बना सकते हैं। तो ये मेरा क्या बन चुका है इसके अंदर, ये मेरा बन चुका है यहाँ पर स्ट्रेस ब्लॉक। ठीक है, ये स्ट्रेस ब्लॉक बन चुका है। आप देखेंगे ये भी इरेगुलर इन शेप है, मतलब फर्स्ट ये क्या है, ट्रायंगुलर है, देन ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा उन्होंने फिगर में दिया है। हम एज पर IS 456-2000 क्या देखते थे कि ये पहले क्या होता था, यहाँ तक पैराबोलिक और देन इट इज रेक्टेंगुलर, लेकिन जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट का दिया गया इन दिस क्वेश्चन, उन्होंने कहा इसको पैराबोलिक ना लेते हुए ट्रायंगल लीजिए, तो हमने ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर हम पहले स्ट्रेस की वैल्यू क्या लिखते थे, 0.446 FC के लिखते थे, दैट वी राइट कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1.5। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 1, मतलब जो आप 0.446 लेते थे वो कहाँ से लेते थे, 1.5 से डिवाइड करके लेते थे। इस बार आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 रखना है, मतलब आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.67 FC के दे रखा है, मतलब यहाँ पर 0.67 FC के इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ स्ट्रेस 0.67 FC के। चलिए इतनी बात क्लियर होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने लिखा है द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेसिव फाइबर इज, मतलब हमको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होता है, देन फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट द कंप्रेसिव फोर्स, वी शुड कैलकुलेट द टोटल टेंसाइल फोर्स, वी कैन पुट दिस टू फोर्सेस इक्वल। उस जगह पर आपका क्या होने वाला है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकलने वाला है। तो ठीक है, यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया इनटू दिस स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो हो जाएगा आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो मैं यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स लिख रहा हूँ देखिए इसका एरिया प्लस इसका एरिया इनटू दिस स्ट्रेस, तो कितना बन रहा है, टोटल स्ट्रेस है 0.67 FC का। ठीक है, ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया देखते हैं एक ट्रायंगल है दूसरा रेक्टेंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना लिख दूं, हाफ इनटू बेस, कितना हो जाएगा, ये जो है वो तो दिया हुआ है, इसके लिए विड्थ है हमारे पास b की वैल्यू, तो b विड्थ लिख दूं मैं b इनटू हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी हो जाएगी यहाँ पर x1, और x1 का वैल्यू कितना है 4/7 ऑफ XU,
सो 4/7 ऑफ XU। तो ये हो गया मेरे पास ट्राइंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया की बात करता हूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 इंटू बी। तो ये हो गया आपका b इंटू x2। x2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 3/7 ऑफ XU। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं 3/7 ऑफ XU। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, निकालते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स। जो इक्वेशन मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है, इन द टर्म्स ऑफ XU मिलने वाली है। सो ये लिख दिया मैंने 0.67 FC के कितना दे रखा है M20, सो 20 लिख दूं इंटू हाफ विड्थ दे रखा है 300 mm इंटू 7/4 प्लस विड्थ दे रखा है 300 mm इंटू 4/7 लिखना चाहिए, मैंने 7/4 लिख दिया है, इट इज 4/7। ठीक है 4/7 3/7, यहाँ पर भी ये हो गया मेरे पास 4/7 और ये हो गया 3/7। XU दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ। तो अब मैं निकालता हूँ वैल्यू ऑफ C इन द टर्म्स ऑफ XU। देखते हैं क्या वैल्यू हमारे पास आता है। सो यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिल रहा है वो मिलेगा न्यूटन के अंदर 2871.43 न्यूटन। 2871.43 न्यूटन ये वैल्यू मिला है मुझे टोटल कंप्रेसिव फोर्स का। ठीक है, अच्छा इन द टर्म्स ऑफ XU मिला है, XU भी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया XU न्यूटन। अब निकालते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल टेंसाइल फोर्स कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कितने बार्स है, यहाँ पर मेरे पास 3 बार्स है 16 mm डायमीटर के, उनका ग्रेड जो है वो 415 है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स ले सकते हैं 0.87 FY इंटू AST। चलिए निकालते हैं। अच्छा उन्होंने जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है वो कंक्रीट के लिए 1 दिया गया है, स्टील के लिए उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि वो भी 1 लेना है। तो यहाँ पर मैं जो लिमिट स्टेट मेथड में कहा गया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेने के लिए वही ले रहा हूँ 0.87। सो मतलब 1.15 जो कि 1.1 डिवाइड बाय 1.5 आपको 0.87 दे देगा। तो यहाँ पर 0.87 इंटू FY क्या है 415 है और AST जो होता है वो एरिया ऑफ स्टील होता है। यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्टील आपको है 3 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर, 16 mm के डायमीटर के एक क्रॉस सेक्शनल, एक रेनफोर्समेंट बार का जो क्रॉस सेक्शनल होता है वो होता है तकरीबन 201। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 201। 201 इज द वैल्यू ऑफ 1 बार, 3 बार्स भी हो, सो 3 इंटू 201। ये 201 मैंने कैसे निकाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 बार का, π/4 d स्क्वायर, π/4 16 स्क्वायर से आपको मिल जाएगा 201 के आसपास वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे टोटल टेंसाइल फोर्स मिलने वाला है और वो मिलने वाला है न्यूटन में, वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ 3 इंटू 201 इंटू 415 इंटू 0.87। तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू मिला है 217713.15 न्यूटन का। तो ये आ चुका है मेरे पास टोटल टेंसाइल फोर्स 217713.15 न्यूटन। चलिए अब हमें पास क्या होता है, हमें तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस वी हैव द इक्वेशन नंबर 2, सो वी कैन पुट इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे XU का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ 217713.15 होल डिवाइडेड बाय 2871.43। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर इससे हमें मिलता है। इससे जो आंसर मुझे मिल रहा है XU का, वो आंसर मिल रहा है कुछ 75.82 mm। तो ये हमें मिला है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो मेरे टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है 76 mm, क्योंकि ये 75.82 mm को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ 76 mm लिख सकता हूँ
तो मुझे यहाँ पर जो आंसर मिला है वो मिला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन्ड एज पर IS 456-2000 differs from the depth of neutral axis as obtained in this problem। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहले तो मुझे क्या करना है IS 456-2000 के हिसाब से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है और फिर देखना है कि वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिफर करती है। तो चलिए IS 456-2000 के हिसाब से निकालते हैं। हम जानते हैं एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS 456-2000 के हिसाब से जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला मैं आपको काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, वो होता है 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाय 0.36 FCK B। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। जब मैं IS 456-2000 की बात करता हूँ, मतलब जब मैं पूरे एजम्पशंस लिमिटेड सेट ऑफ मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर के कंसीडर करता हूँ, तब मुझे ये इक्वेशन मिलती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। मैंने ये कहाँ से निकाली, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रख के निकाली। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 0.87, ग्रेड है मेरे पास 415, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना है 3 बार है, कितने mm के 16 mm डायमीटर के, मतलब 3 इंटू 201 लिख दूँ, डिवाइड बाय यहाँ पर 0.36, ग्रेड M20 है और विड्थ मुझे कितना दे रखा है फिगर में, वो दे रखा है 300 mm। सो 300 mm मैंने रख दिया। देखते हैं यहाँ पर वैल्यू मुझे कितना मिलता है। सो ये वैल्यू मुझे मिल रहा है कुछ 101 के आसपास। यस, दिस वैल्यू वी हैव 100.79, जिसको मैं कितना मान लूँ, इसको मैं मान रहा हूँ 101 mm। चलिए मुझे वैल्यूज मिल चुका है 101 mm के आसपास का। ठीक है, अब मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो 101 mm डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपने IS 456-2000 के हिसाब से निकाली है, वो आपके इस वैल्यू से कितना डिफर कर रही है। तो यहाँ पर मेरा आंसर है 76 और यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो है 101। तो आप देख लीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 101 माइनस 76, आंसर आ रहा है 25 mm। सो जो डिफरेंस हमें निकालने के लिए पूछा गया था वो हो जाएगा 101 माइनस 76 इक्वल टू 25 mm। तो आपका ये बनता है 25 mm आंसर। हम यदि ऑप्शंस की बात करें तो 4 ऑप्शंस इसमें भी दिए गए थे सेकंड पार्ट में, तो इसका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो पहले वाले का जो आंसर है वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए और सेकंड वाले का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 76 mm एंड 25 mm। तो ये पूरा जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि किस तरीके से डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंस होता है। यदि आपको डेरिवेशन नहीं याद होता कि किस तरीके से कंप्रेसिव फोर्सेस निकाले जाते हैं, किस तरीके से टेंसाइल फोर्सेस निकाले जाते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही इसका डेरिवेशन करके आपको बताया था, कंसिडरिंग द पैराबोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड देन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। पैराबोलिक अप टू द 0.002 तक था एंड देन इट वाज स्ट्रेट लाइन अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035। इसी पे मैंने सब अजम्पशंस भी डिस्कस किए थे, डेरिवेशन डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाया था। तो वो सभी का यूज यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आया है। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।